दोस्तों, अक्सर चुप रहने वाले व्यक्ति के बारे में लोग यही सोचते हैं कि वह कम बुद्धिमान होगा, या फिर लोग इसे उसकी कमजोरी समझने लगते हैं। और ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति के बारे में लोग यही सोचते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान होगा, हमेशा सही फैसले लेता होगा। लेकिन असल में चुप रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होता है और अक्सर सही फैसले लेता है। दोस्तों, ये बात इस प्रेरणादायक कहानी से समझ में आएगी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार एक आश्रम में बौद्ध गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य अक्सर चुप रहता था और एक शिष्य अक्सर ज़्यादा बोलता था। जब आश्रम के सभी शिष्य दूसरे कामों में लगे होते थे तो वह शिष्य एक कोने में बैठा चुपचाप एकांत में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। जब आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी शिष्य पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करते थे, वहीं पर शांत रहने वाला शिष्य एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता था। उसे देखकर बाकी सभी शिष्यों को बहुत आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी खुशी होती थी। उसके गुरु को लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी शांत रहने की शक्ति को बखूबी समझता है, उसके महत्व को समझता है। उसके गुरु जी को आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी फैसला लेना होता था तो गुरु जी उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरु जी के एक ज्यादा बोलने वाले शिष्य को बड़ी खटकती थी। वह शिष्य गुरु जी का सबसे प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वह गुरु जी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे कि गुरु जी उसे महान समझने लग जाएं। वह शिष्य अक्सर अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा करता था। अगर उससे कोई किसी बात की सलाह न भी मांगे, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वह शिष्य काफी लंबे समय से आश्रम का सदस्य था और आश्रम के दूसरे सभी शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था। वह शिष्य दिन पर सबसे बातें करता रहता था, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे शिष्यों की राय लेते थे तो ये बात उसको बड़ी खटकती थी। उसे हमेशा ये लगता था कि वो उन दूसरे शिष्यों से अधिक बुद्धिमान है। लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी हमेशा तरफदारी नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उसके स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उस अधिक बोलने वाले शिष्य को अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी अधिक बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत और दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और वह मौन रहकर ज्ञान की गहराइयों को छू पाए। वो किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को यह एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस परम ज्ञान का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। यही बात मन में रखते हुए एक दिन गुरुजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो शिष्य सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी प्रमुख जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखते हुए ये भी बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य को पूरे मन से भिक्षा मांगनी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शिष्य इस काम को महज औपचारिकता में ना ले, वरना तो वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देगा। अब आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर उस बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य का एक जोड़ा बना दिया। अब उस बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे सुनहरा मौका मिला है अपने आप को सिद्ध करने का, और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह उस चुपचाप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। अब दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि वे दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी ही खत्म किया जा सके। अब चुपचाप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर
अपना भिक्षा का थैला उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर घर की चौखट पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। अब पूरे गांव में भिक्षा मांग कर जब वे दोनों गांव के बीच मिले, तो उस बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ईर्ष्या हुई। लेकिन जब वे दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब उस बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। अब चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। अब वो बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि गुरुजी को ये पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि उसने अच्छी योजना बनाई। अब गुरुजी उसको ही प्रतिभावान समझेंगे। अब सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी शिष्यों का भिक्षा थैला देखा गया, तो इन दोनों शिष्यों की ही भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। अब गुरु जी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी शिष्यों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों के ऊपर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए तुम दोनों में से जो भी ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा मांग कर कौन लाया था, तो उस बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगुनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल दी, क्योंकि मुझे असल में नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपना भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस बात पर गुरु जी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए हो? अब ये सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरु जी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये सिद्ध कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा तो मैं लेकर आया था, ये तो मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था, और इसी ने ही मुझसे रास्ते में भिक्षा एक ही थैले में डालने की बात कही थी। अब सच को साबित करने के लिए गुरुजी को एक उपाय सूझा। आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे सूरज अभी अभी शाम के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी शिष्यों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से सवाल पूछा कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ये सुनकर वो बातूनी शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आकाश में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसके अलावा वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें आंसू से भर आई थीं। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा झलक रही थी। अब गुरुजी को उस चुपचाप रहने वाले शिष्य से यह पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि पहाड़ी के पीछे का दृश्य कैसा है। अब गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे तो महसूस किया जा सकता है, और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। अब चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में वास्तविक सुंदरता इसी शिष्य ने देखी है, दूसरे शिष्य ने तो सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है। अब अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वो बातूनी शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि शिष्य, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था।
इसके बाद सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने आगे बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। अक्सर हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है तो दूसरों को दोषी सिद्ध करने के लिए वह खुद उस शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति को अगर अपने अंतर्मन की यात्रा करनी है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारे अंतर्मन की यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को बेहतर जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक सब कुछ सामने होती है। फिर कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। अब चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस शांत शिष्य ने देखा, वो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं देख पाएगा और अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसको असल में दिखाई क्या दे रहा है, लेकिन उसमें महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई देंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस वास्तविक सुंदरता को वो कभी नहीं देख पाएगा। शिष्यों, अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। अक्सर ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो भले ही वो कितने ही लोगों को प्रभावित कर ले, लेकिन उसकी भूख फिर भी बढ़ती ही जाएगी और अंत में वो इस संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए समझने की बात ये होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय के लिए अभ्यास करना चाहिए। एक दृढ़ संकल्प लेकर किसी वृद्ध आदमी की तरह दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी शिष्य रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये प्रेरणादायक कहानी? कमेंट करके जरूर बताना।